हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 11 बल तथा दाब भाग 2, जहां भाग 1 में हमने सीखा कि बल वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति तथा अवस्था में परिवर्तन कर सकता है तथा बल किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। आज हम इस भाग के इस वीडियो में जानेंगे कि बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। संपर्क बल तथा असंपर्क बल के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा बल तथा दाब किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। वायुमंडलीय दाब को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझेंगे। संपर्क बल, जो बल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल दो प्रकार का होता है, घर्षण बल और पेशीय बल। घर्षण बल, अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। जमीन पर लुढ़कती हुई कोई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। जब हम साइकिल के पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। जब हम किसी पंखे का स्विच बंद करते हैं तो वह धीरे धीरे धीमा होकर बंद हो जाता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी वस्तुएं धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं और अंत में विराम अवस्था में आ जाती हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है तथा बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं में गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फरस तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गेंद को विराम अवस्था में लाता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है तथा इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह संपर्क बल का उदाहरण है। आइए एक अन्य प्रकार के संपर्क बल पेशीय बल के बारे में समझते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बिना छुए उठा या धकेल सकते हैं? क्या आप पानी की बाल्टी को बिना छुए उठा सकते हैं? जब हम किसी वस्तु जैसे विद्यालय के बस्ते को उठाते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं या पुस्तक को धकेलते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी दैनिक क्रियाकलाप करने के योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित होता है। असंपर्क बल, इस प्रकार के बल में वस्तुओं में संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। यह 3 प्रकार का होता है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबकीय बल द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। आइए इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं। हम जानते हैं कि एक चुंबक में 2 सिरे होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को साउथ पोल कहते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से बल लगाते हैं। यदि मैं नॉर्थ पोल के नज़दीक नॉर्थ पोल के लेके आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि चुंबक एक दूसरे के बिना संपर्क में आए ही उस पर एक बल लगाता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, हम जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि चुंबक के एक जैसे सिरे रिपेल करते हैं और जबकि विपरीत सिरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो बिना संपर्क में आए ही बल लगाता है। इस प्रकार जो चुंबकीय बल है वो असंपर्क बल का एक उदाहरण है।
गुरुत्वाकर्षण बल। हम जानते हैं कि जब कोई पेन या सिक्का हमारे हाथ से छूट जाता है तो वह धरती की ओर ही गिरता है। हम यह भी जानते हैं कि पेड़ों के पत्ते तथा फल धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी उन्हें एक बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस बल को हम गुरुत्वीय बल या गुरुत्व भी कहते हैं। यह एक आकर्षण बल होता है जो हमेशा हमारी जानकारी के बगैर लगता रहता है। इसलिए जब हम नल को खोलते हैं तो उसका पानी नीचे की ओर गिरता है। इसीलिए नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है। अरे, स्ट्रॉ तो बिना छुए ही घूम रही है। कितनी अच्छी बात है। अरे अरे, ये तो हाथ से भी चलती है और वो भी बिना टच किए हुए। अरे, ये बलून तो दीवार पर ऐसे ही चिपक गए बिना किसी गोंद या टेप के। आप जानना चाहते हैं ये कैसे होता है? तो आइए। दो स्ट्रॉ लें और उन्हें किसी कपड़े पर अच्छी तरह से रगड़ लें। कपड़े की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी किसी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। कपड़े से रगड़ने पर स्ट्रॉ में स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है। एक आवेशित स्ट्रॉ द्वारा दूसरी आवेशित स्ट्रॉ अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने के कारण इसे असंपर्क बल कहते हैं। इसी नियम से गुब्बारा कपड़े पर रगड़ने के बाद दीवार से चिपक जाता है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि पवन तथा चक्रवात के समय प्रबल पवन घरों की छतों को उड़ा ले जाती है। हमने यह भी सीखा था कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए देखते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर है बल बटे में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। आपने देखा होगा कि जब कूलियों को भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं।
प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 बर्तन हैं। एक सबसे बड़ा, दूसरा मध्यम आकार का और तीसरा छोटा। साथ में हमारे पास एक रबड़ का चूसक है जिसे हम शक्कर कहते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी प्लेट पर इस चूसक को दबाएंगे। दबाने के बाद अब हम इसे उठा लेंगे। इससे बड़ी प्लेट पर करेंगे, ये उसे भी उठा लेता है। जब हम चूसक को दबाते हैं तो चूसक और पृष्ठ के बीच की सारी वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है और इसे खींचकर अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। एक गिलास को जल से पूरी तरह भर लें। इसके ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रखें। गिलास और गत्ते के टुकड़े के बीच कोई भी वायु ना हो। अब आप आसानी से इसे उल्टा कर लें। आप देखेंगे गत्ते का टुकड़ा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है जो इसे गिलास के साथ जोड़े रखता है। इसे अलग करने के लिए वायुमंडलीय दाब के बराबर बल चाहिए। हमारे चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और इस वायु द्वारा लगाया गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हम जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तो इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वाबल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यदि हमारा सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वायु हमारे सिर पर कितना बल लगा रही होगी। 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर लंबा खंभा हो, तो उसकी वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाबल के बराबर होता है। तो इस भारी गुरुत्वाबल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। क्या किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है? आइए इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप में अब पानी डालिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को नोट कीजिए। पाइप में कुछ और पानी डालिए। रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई के में कुछ संबंध देख पाते हैं? यहाँ यह सिद्ध होता है जैसे जैसे पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है, उस द्वारा लगाया जाने वाला दाब भी बढ़ जाता है। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह को खोल दें तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? प्रश्न नंबर 2, वायुमंडलीय दाब के कारण हम पिचक क्यों नहीं जाते? प्रश्न नंबर 3, संपर्क बल के 2 प्रकार लिखो।
प्रश्न नंबर 4, असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है? और प्रश्न नंबर 5, खाना खाते समय कौन सा बल लगता है?